अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले तो रोशन वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को दावत देकर अपने मंच में कुछ समझने और सोचने का, हौसला अफजाई करने का एक मौका दिया है। मेरी माँ और बहनों, आज जो ज़माना है, इस ज़माने में मौलाना साहब कह रहे थे कि लड़कों को अपने से लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये सामाजिक कामों ने ऐसे चीज़ों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि जो अब इम्पॉसिबल है। नहीं लगता है कि इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। चाहे बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, जो शादियां हैं वो कम खर्चे में हो, लेकिन थोड़ा सा हम समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों के घर में जाकर झांक कर देखें तो पता चलता है कि वो तो ये कह रहे हैं कि दहेज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो अपनी बेटी को जब 4 व्हीलर देते हैं तो बाकी लोगों के दिमाग में ये लगता है कि कम से कम साइकिल तो देना ज़रूरी बनता है। तो कम से कम साइकिल भी कहाँ से मुहैया हो, ऐसे चीज़ों के लिए रोशन वेलफेयर फाउंडेशन एक इंतज़ाम करती है। और उस इंतज़ाम के लिए जो इंतज़ाम बाप को करना चाहिए था, जो इंतज़ाम उनके रिश्तेदारों को करना चाहिए था, जो इंतज़ाम समाज के उन लोगों को करना चाहिए था जो हमेशा ये तो कहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हमारा रसूख चलता है इलाके में, वो ना करके आज रोशन वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है। रोशन वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ही काबिल मुबारकबाद है, जिनकी इस कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता है। बहुत लोग ये कह सकते होंगे कि वो चंद सामान दे रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, वो बहुत कम सामान दे रहे हैं, लेकिन आप लालटेन का एक शीशा ही दे दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप देने लायक हैं। जो देता है, चाहे वो 1 रुपया दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कुछ दिया है, उनके पास जितना उसका इस्तेताअत था उन्होंने दिया है। अब जनाब कैसर साहब की उम्र को देखकर तो नहीं लगता है कि वो इतने बड़े कामों को अंजाम दे सकता है, लेकिन उनके हौसले को सलाम, जो आज से कुछ महीने पहले भनकर दवारी नदी को पार करके गए थे और ये कह रहे थे कि फैजान भाई, मैं भी एक रोशन वेलफेयर फाउंडेशन चलाता हूँ और कभी आप इनको समझिए और हम लोगों के इस फाउंडेशन में कुछ आप जिस तरीके से भी हो मदद कीजिए। तो मैं उस समय बहुत थोड़ा सा इसमें लिया था कि भाई ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो काम करते हैं इलाके में और लोगों के बीच गुमराही भी फैलाने का काम करते हैं। अब जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर आके देखता हूँ कि नहीं, जो कुछ भी है वो जो कर रहे हैं बस ये उनका हौसला है, नहीं तो लोगों के पास औरों की बेटियों के लिए चंदा मांगना इतना आसान तो है नहीं कि भाई फलाना की बेटी का हम शादी दिलवाएंगे, आप 100 रुपए डोनेट कर दीजिए, तो हम उनको बहुत गलत निगाहों से देखते हैं। जैसे आज मौलानाओं को देखते हैं, पता नहीं या तो अपना पेट पलवर्धन की नहीं करो। तो हमारे अंदर ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, अगर हम इनको खत्म नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बेटियों को कोई माँ पैदा नहीं करेगी, बेटियों को कोई माँ पैदा नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, जब लिंग अनुपात में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो मालूम है जिस चीज को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इस्लाम तो दूर की बात, कोई भी धर्म जिस चीज को बढ़ावा देना नहीं चाहता है वो ऑटोमेटिकली आगे आएगा। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि आज यूरोपियन कंट्रियों में क्या होता है, मगरबी दुनिया में क्या हो रही है। आज लोग ये समझते हैं, वो लड़कियों को नहीं ढूंढते हैं, लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, लड़की आपस में शादी कर रही है। कहाँ का निजाम है? जब आप नेचुरल सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये दुनिया ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि नेचुरल से हमारी लड़ाई इम्पॉसिबल लड़ाई है। तो हमें ये चाहिए कि सामाजिक जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप उस समाज में रह रहे हैं तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारियां हैं कि अगर हम अपने बेटी को 3 लाख की गाड़ी दहेज में दे रहे हैं और बगल वाला मोहताज है 10,000 का भी दहेज नहीं दे पा रहा है,
तो हम उन्हीं से कुछ कटौती कर लें कि भाई हम अपना बेटी को भी 1.5 लाख दे देंगे, इनको कम से कम 50,000 दे दें। कौन ऐसा करता है? मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा करता है। तो ऐसे ही चीजों को बराबरी का हक देने के लिए ऐसे फाउंडेशन काम करते हैं। हम लोग तो आए हैं यहाँ पर, लेकिन कितने लोग इनको इकोनॉमिकल तौर पर इनको मदद करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें चाहिए कि जितने भी लोग आए हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इनको दीजिए। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने खान पान से काट कर, अपने पान पुड़िया से काट कर, अपने जिंदगी के उन अय्याशी वाली चीजों से काट कर थोड़ा सा ऐसे फाउंडेशन को देने की कोशिश कीजिए। आज हम बहुत कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज नहीं बल्कि पूरे बिहार का जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। इलाके में जब जाते हैं तो हमको लगता है कोई ना कोई हमको बोलता है बा कुछ मदद करे दे मोर छोड़ शादी से, जबकि मदद करने वाली जात तो सिर्फ एक है, हम लोग जरिया बन सकते हैं कुछ ना कुछ दे करके। तो हमें लगता है कि क्या करने के लिए आपको हम मदद करें, तो वो ये कहती है कि जो दूल्हा तैयार हुआ है वो ये कह रहा है कि हमें 2 लाख रुपया चाहिए तभी आपका बेटी को शादी करेंगे। तो वो शादी आपकी बेटी से नहीं कर रही है, आप इस चीज को मानिए या ना मानिए, शादी वो आपकी बेटी से नहीं कर रही है, शादी वो दौलत से कर रहा है। वो एक जो आपसे कंप्रोमाइज कर रहा है, उनको ये चाहिए कि हमको अगर अपाची गाड़ी देगा, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पर, जिनको औकात नहीं वो भी मांग रहा है अपाची गाड़ी, तेल भरने का पैसा नहीं, 3 महीने के बाद गाड़ी बेच देता है। कई ऐसा है, बहुत सारे बड़े लोग उनसे गाड़ी खरीद लेते हैं, बुलेट गाड़ी ले लेता है, 6 महीने बाद गाड़ी पता लगा बेच दिया। अपाची, पल्सर, सीवीजेड, हाँ क्या क्या नहीं चाहिए उनको। हम तो कहते हैं कि हम एरोप्लेन दे देंगे, आप एयरपोर्ट बना दीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं नौजवान लड़के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन लड़कियों को ये चाहिए कि हम वो मंजिल पा लें जिसमें लड़के लोग आपके पास दौड़ के आए कि नहीं हमें आपसे रिश्ता करना है बिना कुछ लालच के। इस पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो डीएलएड क्वालिफाई है, नौकरी हो गई है, कोई भी लड़का उनको ये बोलेगा कि नहीं हमें आपसे हम तब शादी करेंगे जब आप हमको गाड़ी दीजिएगा। उनको मालूम है 22,000 24,000 रुपया कमा के देगी, वो भी कर रहा है शादी उसी लालच पर कि ये हमको कमा के देगी। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपने वो क्वालिटी हासिल कर लिया है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आपको लड़के लोग ढूंढते हैं। मेरी माँ और बहनों, असल में कहने का मकसद ये है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे शिक्षा के लाइन में, आप दर भटकते रहेंगे। आज आप में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर आए हैं, कुछ चीजें मिलेगी हमको, जो भी मिले 15,000 20,000 25,000 का जो चीजें मिलने वाली है, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। वो अपना सर झुकाए हुए है। क्यों नहीं झुकाए? सबको लगता है कि भाई हमें कोई कुछ दे रहा है, हम लेने वाले हाथों में नहीं है, देने वाले हाथों में बने। हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम लेने वाला हाथ नहीं बने, देने वाला हाथ बने। तो जो लोग भी ले रहे हैं उनका सर शायद झुक रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी ये मजबूरी है, अगर आप नहीं लेंगे तो शायद लड़का आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दे। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं आइए, लेकिन अगर आप पहले से ये कोशिश करते शिक्षा के लाइन में, अगर आप मैट्रिक अच्छे नंबर से करते, इंटर अच्छे नंबर से करते, आप कोई नर्स का एक जॉब करते या कोई बिहार पुलिस में ही आप चली जाती, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आज यहाँ पर बैठने की जरूरत होती। नहीं है, आप देखिए नन मुस्लिम लड़कियों में मैं तो ये देखता हूँ और ये कहता हूँ कि आपको जो करना चाहिए था आपने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। इकरा की दावत किसने दिया और कर कौन रहा है? सबसे पहले बिहार पुलिस में हमारी कोई भी परसेंटेज नहीं है। हमारी बच्चियां चाहे हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, किशनगंज की कोई भी बच्चियां बिहार पुलिस में अपना एप्लीकेशन दर्ज ही नहीं कराती है, फॉर्म फिलअप नहीं कराती वो बैठती ही नहीं है। नर्स में कितने लोग बैठते हैं? आज आपका एएनएम में कितने लोग हैं? है नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हमारी शादियां होंगी कोई ना कोई फाउंडेशन आगे हाथ बढ़ाएगा, 20-25 हजार का मदद दे देगा, बस शादी के वक्त देगा ना। आने वाले वक्त में आपके साथ कितने सारे चैलेंजेस होंगे। आपके पास कोई हुनर नहीं है, अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कल चल के लड़का न करे ऐसा, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को के बीच जिंदगी में छोड़ छुट्टी हो जाती है, तो आप अपनी जिंदगी को व्यापन कैसे करेंगे? आप खुद मुख्तार नहीं होते उस वक्त, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने। मेरी बहनों, हम इतना कहना चाहेंगे
कि आपके सामने अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं सामाजिक मुद्दों को आपके सामने रखता हूं। ये कोई भाषण देने का वक्त नहीं है। आपके इसी क्षेत्र संख्या क्या है,